तो अपन पहले करवा लेते हैं टैंक फुल कर देना आप। तो इसका आप देख सकते हो बिल्कुल फुल है, ब्रिम से थोड़ा ऊपर ही है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने 1250 रुपये अपना फुल टैंक हो गया था रिज़र्व में, क्योंकि लग गई थी बाइक 27 किलोमीटर चल चुकी थी रिज़र्व में, तो 1250 रुपये का आया था। ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 11.5 लीटर के आसपास है। मैं देखना भूल गया वहाँ पर, स्क्रीन में आ जाए तो मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे ही, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो आ गया होगा। तो अपन सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि ट्रिप 1 इसको पहले मैं 0 कर देता हूँ, एवरेज को, क्योंकि हमें ये भी मैच करना है ना रियल और ऑन स्क्रीन क्या आता है। ये हमने कर दिया ट्रिप 1 को भी 0, ठीक है। और मैं यहाँ से सीधा जबलपुर तक जाऊँगा। जबलपुर जहाँ हाईवे ख़त्म होती है, सिटी स्टार्ट होती है, वहाँ तक अब मैं करूँगा। जितने किलोमीटर हो जाए, 250 किलोमीटर के आसपास होगा, इतना मेरे को पता है। 240 250 कुछ भी हो सकता है। तो लंबा अपन आपको रिजल्ट देने वाले हैं, और बीच में आपको बोर नहीं करूँगा। मैं बहुत सारी बातें करता रहूँगा, और बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं करता रहूँगा। फॉर रेफरेंस टाइम हो रहा है 11:47। मैं जो इस बाइक को भी चलाऊँगा ना, वो चलाता रहूँगा ऑलमोस्ट, मतलब आप समझो 80 to 100 के बीच में इस बाइक को मैं चलाता रहूँगा। 75 आप समझ लो, 75 to 100 के बीच में इस बाइक को मैं चलाता रहूँगा। बाकी ज़्यादा तेज़ नहीं चलाऊँगा, 100 के प्लस में नहीं जाऊँगा मैं कभी भी। और तो बढ़ते अपन हाईवे पे, और टाइम वेस्ट भी ना किए हुए पहुँचते हैं जबलपुर। 1 गो में मैं जाऊँगा, शायद ही मैं ब्रेक लूँ कहीं पर, सीधा चलाता जाऊँगा बाइक को। तो चलो बढ़िया चलते हैं। आपको मैं स्क्रीन पे जो गूगल पे जो स्पीड आती रहती है ना गूगल मैप पे, वो भी मैं शो करता जाऊँगा पूरे टाइम। और रास्ते में हम थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे, किस चीज़ के बारे में, टायर्स के बारे में, बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में। चलते हैं फिर। तो भाई लोग अपन निकल चुके हैं, पेट्रोल पंप पीछे था, वहाँ से मैं निकला, मैंने सब कुछ सेटअप कर दिया। और उसके बाद अपन जाना है अपने को जबलपुर। स्पीड में एक बार मेंटेन कर लेता हूँ 80 to 100 के बीच में। मेरे को चलाना बहुत पसंद है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, क्योंकि बहुत ही स्मूथ रहती है उस समय में बाइक। वाइब्रेशंस की मैं बता दूं कि जैसे आप 90 प्लस या 100 प्लस में जाते हो ना, तो फुट पैक्स पे वाइब्रेशंस आने लगते हैं। तो इसलिए मैं नॉर्मली स्पीड को ना 80 to 100 के बीच में रखता हूँ। ओ भैया, ये देख रहे हो क्या? और ये अपना बहुत ही लंबा सा होने वाला है, हाईवे पे माइलेज टेस्ट होने वाला है इसका। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी मैं बता दूं कि जैसा कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आप लोगों को पता होगा कि ये जो अपनी बाइक है ना, ये बीमार हुई थी बहुत ज़बरदस्त। वापस हम इसको हॉस्पिटल ले गए थे, और हॉस्पिटल से वापस से बन के आई है ये बाइक। इंजन खुल चुका है। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा, और अगर आप फॉलो नहीं करते ना भैया, तो सब्सक्राइब कर लो इससे, है ना, आगे इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। तो ऐसा कुछ है, अपनी स्पीड मेंटेन कर लिए, यही स्पीड में अपनी बाइक चलती रहेगी। ईजी टू राइड बाइक है, कोई इशू नहीं है। और मौसम आप देख लो कितना शानदार है, एक नंबर मौसम है भाई। 0 दोनों कर दिया था हमने, ट्रिप 1 भी 0 कर दिया था। एवरेज जो हमारा माइलेज होता है उसको भी 0 कर दिया था। हमारी एवरेज स्पीड 88 है ऑन द स्क्रीन। और गूगल मैप पे क्या आ रहा होगा, ये भी आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। मतलब ऑन द इंस्ट्रूमेंट कंसोल 88 है, और गूगल मैप का जो है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कंटिन्यू मैं आपको ये शो करता रहूँगा, इससे आपको डिस्टेंस भी पता चलता जाए कितना डिस्टेंस। और टाइमिंग भी मैंने आपको दिखा दिया था, 11:47 AM है, क्योंकि दिन ही आप देख सकते हो। ओ भैया क्या लीन है भैया, लीन है ओहो। मज़ा ही आ गया है यहाँ पे, एकदम से ही लीन आया था, मेरे को ध्यान नहीं दिया था मैंने। बट ये बढ़िया है, काउंटर लीन भी है यहाँ पे, बहुत सही। और यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। हाँ, तो टाइमिंग की बात कर रहा था मैं, 11:47 हो रहा है। तो आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि भैया मैंने क्या एवरेज स्पीड मेंटेन रखी थी ऑन दिस ब्यूटीफुल हाईवे। हाँ, कोई लोड नहीं है बाइक पे, कोई भी लोड नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ और कुछ नहीं है। बैग है एक जिसमें मुश्किल से 2 किलो का सामान होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मैं हूँ, मेरा ही वजन है लगभग 90 प्लस है। राइडिंग गियर्स पहनने के बाद मेरे को लगता है ऑलमोस्ट समझो 95-96 तो हो ही जाता है आराम से। माइलेज टेस्ट चल रही है, मज़े भी होने चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि बस माइलेज टेस्ट, और अपन स्पीड को मेंटेन रखा है बिल्कुल 90 प्लस में ही रखेंगे अपन, मतलब 90 तो रखेंगे ही ऑन इंस्ट्रूमेंट कंसोल एटलीस्ट। कभी कभी 80-85 पे भी जा रहा है, दैट डिपेंड्स। और ये ओपन अप हो गया यहाँ से, और ये क्या बढ़िया दिखता है, क्या बढ़िया दिखता है भाई, क्या बढ़िया दिखता है, मज़ा आ जाता है। तो मैं अगर बात करूँ ना, जैसे मैं बात कर रहा था कि मैं आपको बताऊँगा इस टायर के बारे में। तो जो स्टॉक टायर्स थे वो थे, मैं बताता हूँ कौन से थे। MRF नाइलो ग्रिप के ज़ेपर टायर आए थे स्टॉक में इस बाइक के साथ जो आए थे, ठीक है।
और उसके बाद अभी जो मैंने लगा रखा है वो सीएट के जूम प्लस टायर आए हैं। तो ये अरे अरे ओहो ओहो उछल रही है बाइक पे, उछल रही है। परहैप्स ओके 97 98 चलेगी तो अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए मैं सोचा क्यों उछल रही है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या इश्यूज हैं इसके साथ, छोटी छोटी सी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि एमआरएफ के नैलो ग्रिप लगे हुए थे जब स्टॉक बाइक थी। उसके बाद जब मैंने उसको ना 27,500 किलोमीटर तक मैंने चलाया था। तो एमआरएफ के जो नैलो ग्रिप टायर थे ना, उसमें एक खासियत क्या थी मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग से फ्रॉम 0 to 20,000 किलोमीटर्स तक मेरे ना हैंडल वोबल नहीं होते थे, बिल्कुल स्टेबल थी बाइक। 20,000 किलोमीटर चलने के बाद ना हैंडल वोबल होना स्टार्ट हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है क्यों होता है भाई हैंडल वोबल, ये क्यों होता है। मैंने बहुत इसके लिए मतलब माथा पच्ची भी करी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो अल्टीमेटली मतलब मैंने उस पर इतना रिसर्च करना छोड़ दिया। मतलब ठीक है, हो रहा हो जान दो, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो हैंडल दोनों पकड़ के चलाता हूँ। कौन सा मैंने क्रूज़ कंट्रोल लगा रखा है, रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब मैं पुरी जाने वाला था, उड़ीसा वाली जो हमारी राइड थी, तो उससे ठीक पहले मैंने टायर चेंज करवाए, ठीक, और मैंने लगा दिया सीएट का जूम प्लस। उसके बाद जैसे मैंने बाइक स्टार्ट करी, मेरे को बाइक में अलग ही फील आई भाई। हैंडल वॉबलिंग की जो इशू थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो मुझे समझ में आया अच्छा ऐसा है, मतलब 20,000 किलोमीटर के बाद से क्या हो गया, मतलब इतने टायर घिस गए थे ना कि हैंडल वॉबल करता था। उसकी जो अलाइनमेंट रही होगी या जो भी रही होगी वो बिगड़ चुकी थी, जिसकी वजह से होता था। बट मैं आपको दिखाता हूँ इस टायर में क्या हुआ है। वो 20,000 किलोमीटर तक वॉबल नहीं हो रही थी बाइक मेरी, बिल्कुल प्लेन चलती थी, स्टेबल होकर चलती थी, रोड से चिपक के चलती थी। एमआरएफ नाइलो ग्रिप जैपर टायर की बात कर रहा है, ठीक, जो कि स्टॉक बाइक के साथ आई थी। ये सीएट जूम प्लस है और मैंने लगभग 27,500 पे चेंज किया था इस टायर को, और अभी ये 37,256 ऑडोमीटर पे आपको शो कर रहा होगा। तो लगभग समझो कि 10,000 किलोमीटर, सॉरी 10,000 किलोमीटर हुए हैं, 27 से 37, 500 का 250 रहने दो। लेकिन पिछले मतलब 1,000 या 1,200 किलोमीटर हो गए होंगे, 1,000-1,500 किलोमीटर से ना हैंडल वॉबल का इशू आ गया है। तो मतलब जो स्टेबल बाइक चली थी ना टायर चेंज करवाने के बाद, वो चली थी ऑलमोस्ट 8,000 किलोमीटर या 8,500 किलोमीटर्स। बट उसके बाद से मैंने ध्यान दिया है ना कि पिछले 1,000-1,500 किलोमीटर से मैंने देखा है कि ये थोड़ी हैंडल इसका वॉबल करता है। तो मेरे को ना थोड़ा मैं शॉक्ड हो गया इस बात को लेकर, क्योंकि हमारा जो सीएट का जूम प्लस टायर था वो चला था 20,000 तक, सॉरी एमआरएफ का जो नाइलो ग्रिप टायर था जैपर, वो 20,000 किलोमीटर तक बिना हैंडल वॉबलिंग के चली थी। और ये ना सिर्फ 8,000 किलोमीटर या 8,500 इतने में ही ना मैक्सिमम 9,000 इसके हैंडल में वॉबलिंग आने लगी। ये मैंने चेक कर लिया, तो इसलिए मैंने बोला था। और दूसरी चीज़ क्या बताऊँ, जब वाटरी सरफेस होता है ना तो नाइलो ग्रिप ना आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। इसमें ना पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आता रहता है, थोड़ा पीछे का टायर ना थोड़ा स्लिप करता रहता है। तो इसकी वजह से ये दो फैक्टर मेरे को बहुत अजीब सी लगी। इस पर लीन बढ़िया हो जाता है, कोई इशू नहीं है, उस पर भी लीन बढ़िया हो जाता था। अब एक्चुअली क्या है कि इसके पीछे वाले टायर्स हैं वो रेडियल नहीं है, तो आप चाह के भी वैसा लीन नहीं कर सकते, क्योंकि रेडियल टायर्स नहीं है पीछे। तो रेडियल रहता तो अलग ही बात हो जाती, बट क्योंकि रेडियल नहीं है तो वैसा तो आप लीन कर नहीं सकते। बट ओके सा हो जाता है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। एटलीस्ट मुझे, मेरे अंदर जितनी स्किल है उसके हिसाब से मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर पीछे मैं जब अब आगे जब टायर चेंज करवाऊंगा ना तो पक्के से रेडियल ही लगवाऊंगा। थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगी, मुझे पता है उसकी वजह से, बट कोई बात नहीं, रेडियल का मज़ा अलग है, ये मैंने देख लिया है, तो वो करवाऊंगा। तो ये दो चीज़ें थी इस टायर और पिछले वाले टायर में जो डिफरेंस वो ये थी। तो आप पूछोगे मैं ये क्यों बता रहा भैया, मैं इसलिए बता रहा कि अगर आप में से कोई भी टायर चेंज करवाने वाला है अपने बाइक की, तो नाइलो ग्रिप जो जैपर है और ये जो सीएट के जूम प्लस है, इनमें ना प्राइस डिफरेंस ना मुश्किल से 100 या 200 रुपये का है। तो अगर आप चेंज करवाने जा रहे हो ना तो एमआरएफ नाइलो ग्रिप ले लेना। ये मेरा टेक है, आपके पास अगर मतलब आपको अगर कुछ दूसरा एक्सपीरियंस हुआ है तो अपने हिसाब से जा सकते हो, बट ये मेरा टेक है जो मैंने अभी तक फील किया दोनों टायर्स के साथ। जब मैं इसको चला रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो 27,000 किलोमीटर तक चल गई थी। ये मुझे लगता है कि मुश्किल से ना 15-16 हज़ार चलेगी, या बहुत घसीट दूंगा तो 20,000 चलेगी। और मतलब 20,000 तब चलेगी जब मैं इसको घसीट दूंगा, मैं एक्चुअली बोल रहा घसीट दूंगा तब, क्योंकि उस टायर में ना स्टार्टिंग के 10-12-15 हज़ार किलोमीटर तक तो मुझे पता ही नहीं चला था कि टायर को कुछ हुआ भी है। इसमें ना मेरे को अभी से समझ में आता है कि टायर में ये प्रॉब्लम हो गई है। तो एमआरएफ नाइलो ग्रिप ही सबसे अच्छा टायर थोड़ी है। मैं भी नहीं कह रहा ये बात कि वही सबसे अच्छे टायर है, मैं तो ये कह रहा कि इस प्राइस पॉइंट पे इन दोनों को मैंने कंपेयर किया है, सीएट के जूम प्लस और एमआरएफ के नाइलो ग्रिप, इन दोनों को बस मैंने कंपेयर किया और कुछ नहीं तो लगाने का मिशलिन की भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। अपन ने लगातार 90-91 की स्पीड अपन ने मेंटेन कर रखी है इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे। हाँ जी भाइयों, तो मैं वापस आ गया। अब मैं बात आपको बताऊंगा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कि ये जो बाइक है ना ये हाईवे पे ले जाने लायक है भी या नहीं है।
ओके तो मैंने ऑलमोस्ट इसको 36,000 किलोमीटर चला रखे हैं। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि भैया मेरे पास इतना एक्सपीरियंस तो हो गया होगा इस बाइक का कि मैं बता सकूँ एग्जैक्टली कि हाईवे राइड के लिए है या नहीं है। तो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास बजट इतना ही है, बजट नहीं है, तो फिर तो लोग प्लेटिना को लेके भी लद्दाख जा चुके हैं, वो अलग बात है। बट मैं एक प्रैक्टिकल मतलब यूजेबिलिटी के हिसाब से मैं बता रहा क्या होता है। ये जो बाइक है ना, ये मेरे हिसाब से हाईवे राइड के लिए नहीं बनी हुई है, लॉन्ग हाईवे राइड्स के लिए बिल्कुल नहीं बनी हुई है। उसका मैं रीज़न कुछ ये नहीं कहूँगा आपको कि इसके इंजन में प्रॉब्लम है या फिर सिटिंग पोस्चर नहीं अच्छी है, ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं है। एक बहुत ही सिंपल से प्रॉब्लम, नंगा है बिल्कुल ये बाइक, तो विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आती है। विंड ब्लास्ट आने की वजह से क्या होता है, अगर आप ओपन हाईवे पे जैसे अभी मैं चला रहा ना इस बाइक को, तो भैया जैसे आप 85-90 के ऊपर जाते हो ना इस बाइक को लेके, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, और वो क्या है, ये ना स्ट्रेट लाइन मेंटेन नहीं कर पाती। आपको ना पूरे टाइम मतलब हैंडल पे हाथ रखना पड़ेगा। आपने ध्यान दिया होगा कि मैं इतनी लंबी लंबी राइड्स पे जाता हूँ पर मैंने इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं लगाया अभी तक। रीज़न वही है कि जैसे ये ट्रक है और मैं इस ट्रक के बगल से जब निकलूँगा ना 90 के स्पीड में ना, तो बाइक ना थोड़ी सी हिल जाती है, ठीक है। तो वो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, विंड ब्लास्ट इतनी ज़्यादा आती है। और ये मैं तब कह रहा ना, जब विंड ब्लास्ट की बात मैं कर रहा, जब ना बिल्कुल स्थिर है मौसम, मतलब हवा नहीं चल रही है आपके अपोजिट डायरेक्शन से, नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा। और अगर मान लो कभी अक्रॉस विंड चलती रहती है ना, आपके इस तरफ से आए, आपको क्रॉस करते हुए विंड जाए, तो उस समय और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उस समय तो मतलब मैंने देखा 70-75 पे ही ना, आप जैसे इसको मेंटेन करोगे ना स्ट्रेट लाइन, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बाइक इस तरफ जाएगी, मतलब जिस तरफ की हवा जाती है ना उस तरफ बाइक चलती रहती है, अपने आप जाती रहती है, और एकदम से पता चलता है अच्छा अच्छा मैं तो रोड से बाहर जाने वाला हूँ। तो बस ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि ये हाईवे राइड के लिए नहीं है, ये सिटी के लिए है। और दूसरी चीज़ और क्या है कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ मान लो वीकेंड्स पे कोई 50-100 किलोमीटर की छोटी मोटी राइड करते हो ना, किसी रिजॉर्ट पे या किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाना है आपको, उस चीज़ के लिए बाइक है। और सिटी के लिए परफेक्ट है बिल्कुल। अब आप कहोगे भाई इतनी अगर हाईवे राइड के लिए नहीं है तो तूने क्यों ले ली, तो सिंपल सी बात है भाई, मेरे पास बजट ही इतना था तो मैंने ये लिया। और मैं इससे पहले जो ओन करता था वो थी साइन 125, तो मेरे लिए उस वक्त ये बाइक तो भाई बहुत बड़ी बाइक हो गई ना, बड़ी बाइक थी मेरे लिए उस वक्त ये। अभी जब मैंने इसको 30-35 हज़ार किलोमीटर चला लिया है तब मेरे को फील हो रहा है ना कि अच्छा ठीक है इतनी ही बड़ी बाइक नहीं है। ये बात मैं कहना चाह रहा बस, कि हाईवे के लिए अगर आपको एक्चुअल में टूरिंग करनी है, लंबी लंबी राइड्स मारनी है ना, और अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो ये बाइक मत लेना, दूसरी कोई लेना। हाँ अगर बजट नहीं है और बाइक लेना और टूरिंग करना है तो बिल्कुल डोमिनर 250 भी इसके कंपटीशन में है, FZ25 है, N250 है, बट मैं N250 और F250 को नहीं कहूँगा। अब आपको पल्सर N250 क्यों नहीं कह रहा हूँ, बहुत हल्की बाइक मेरे को लगती है, मैंने उसको चला के देखा, मज़ा नहीं आता उस बाइक को चलाने में, थोड़ा पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आता। थोड़ी इसकी जो बिल्ड है ना, इस बाइक की बिल्ड है थोड़ा ना बड़ी है। वो बाइक है ना है 250 सीसी की, लेकिन ऐसा देख के लगती नहीं कि 250 सीसी की बाइक से, इसलिए मैं कह रहा। तो ये चीज़ है। तो भाई अगर आपको हाईवे राइड के लिए लेना है, पैसे ज़्यादा है, दूसरी बाइक ले लो, और अगर नहीं है तो बिल्कुल आके ले लो। बट जो सच बात है वो मैंने आपको बताया इसके बारे में भी। अब आगे बढ़ते हैं फिर से, और फिर एक नई बात करेंगे। आपको ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा और पहुँचा दूँगा जबलपुर, और इसी बीच में देख लो क्या हो गया भैया, 10-10-10। हाँ इसी में एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ कि अगर जैसे आप इस बाइक को चलाते रहते हो ना, और जब लीन करनी होती मान लो, या फिर रोड पे छोटा सा ही बम्प आ जाता है ना, अगर बहुत छोटा सा, मान लो ये जो पैच है ना ऐसा भी, और 90 की स्पीड पे आप हो ना, तो गाड़ी ना उछलती है, मतलब ज़मीन छोड़ देती है गाड़ी। ये जो बाइक है ना मतलब जंप कर जाती है उसके ऊपर से, है ना, चिपक के नहीं चलती है, ये प्रॉब्लम आती है हाईवे पे। अगर अब मैं ये कहूँ आपसे कि भाई हाईवे पे आप 70 की स्पीड पे चलाओ, तो आप मेरे को मारोगे दौड़ा के, कोई सेंस नहीं बनता ना उसका। एटलीस्ट आपको 85, 80, 90 पे चलाना होगा। और अब जैसे 85-90 पे जाओगे ना, अभी जैसे मैं चला रहा, तो ना मेरे को समझ में आता रहता है कि ना बाइक में थोड़ी लहरा रही है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं लहराती है, जिसको आप मतलब हैंडल बार पे अगर आप हाथ रखोगे तो वो हमेशा कंट्रोल्ड रहेगा। ये बात भी है। अगर आप जैसे कभी, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं क्रूज़ कंट्रोल नहीं मैंने इसमें लगाया है, रीज़न वही है क्योंकि मैं हैंडल बार से हाथ नहीं हटा सकता हाई स्पीड पे, ये मुझे पता है। अगर मैंने हटाई ना और छोटा सा बम आया ना, बहुत छोटा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये सामने एक पैच आ गया, ये वाली, अब यहाँ जब जैसी जाएगी ना तो ये उछलती है बाइक, तो उस समय ना आपको हाथ रखना पड़ता है इस पर। अगर आप हाथ नहीं रखोगे ना, ये देखो ये जो उछलती है ना, इस चीज़ के लिए मैं कह रहा। तो आप क्रूज़ कंट्रोल के भरोसे नहीं छोड़ सकते इसको। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें मेरे दिमाग में आएंगे तो बताऊँगा। वैसे माइलेज टेस्ट तो चल ही रही है भैया।
ओ भाई 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 यार, गजब का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही भयंकर। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने देखो वो गाड़ी पलटी हुई थी, बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई थी भाई। आहा, ऐसे सीन देखने पे ना बिल्कुल बेकार सा लगने लगता है। बहुत ही बेकार लगने लगता है यार। बताऊँ, छोटी छोटी सी चीज़ें रहती है। बताऊँ, ईगो ड्राइविंग मैंने देखी है लोगों को करते हुए, और ईगो ड्राइविंग की वजह से ना ये एक्सीडेंट होता है। पता है आपको कि मतलब ऐसा है ना कि मैं पहले निकल जाऊंगा तो सामने मैं पहले निकल जाऊंगा, ये वाली चीज़ें रहती है। वो गाड़ी पलटी मार गई भाई, पूरी उल्टी है वो गाड़ी, आप समझ रहे हो? वो भी इतनी खाली हाईवे पे, इतनी खाली है ये। या तो ईगो ड्राइविंग हुई या फिर शायद कोई सो गया है चलाते वक्त, क्योंकि इतनी खाली हाईवे पे ये प्रॉब्लम भी होती है, कोई सो जाता है। चलाते चलाते आदमी को थोड़ी झपकी लगती है और उतने में ही गेम हो जाता है। आप मानोगे नहीं, मेरे को खुद ही ना बाइक चलाते हुए मेरे को कभी कभी नींद आती रहती है, और मेरे को जैसी नींद आती है ना, मैं भूल जाता हूँ कि भाई मैं अपने डेस्टिनेशन पे कितने बजे पहुँचूँगा, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। मैंने जो प्लान कर रखा था 8 बजे पहुँचने का, 8 बजे नहीं पहुँच पाऊँगा। बाहर में जान दो सारी चीज़ों को भाई, मैं ना बिल्कुल चुपचाप रुकता हूँ वहाँ पर, मस्त आधे घंटे चाय वाय पिया, कुछ खाया पिया, पानी से हाथ मुँह धुला, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। कम से कम 15-20 मिनट का ब्रेक मैं ले ही लेता हूँ अगर मुझे नींद आती है तो चलो भाई, मैं क्या कह रहा था कि जब मैंने कैमरा ऑन कर ही लिया है तो मैं आपको कुछ जो आखिरी की कुछ इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस बाइक के बारे में, वो दे दूँ। जब हम ये टेस्ट कर रहे हैं, जो हमारा ये माइलेज टेस्ट हो रहा है इस हाईवे पे, उस वक्त इस बाइक की कंडीशन क्या है मैं ये बता देता हूँ बस। ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर चल चुकी है ये। इंजन खुला हुआ है इसका भैया। मेरे को पता नहीं कि थोड़ी सी अपनी टोन ना फीलिंग आई वो आंटी की, चंपू जैसा वो वाली, इंजन खुला हुआ है ये इसका। ठीक है, अगली चीज़ बता दूं कि हमारी जो स्पीड है, एवरेज स्पीड, वो ऑलमोस्ट 80 to 82 किलोमीटर पर आवर की आ रही है। मैंने मीटर कंसोल पे भी देखा, गूगल मैप पे भी मैंने चेक किया कि जैसे अगर मैं आपको भी दिखाऊँ कि हमने 12:50 पे ना, सॉरी 11:50 पे हमने पेट्रोल डलवाया था जहाँ से हमने ये स्टार्ट करा था। अभी ठीक 1:30 बज रहे हैं, 1:30 हो रहा, और ट्रिप में 136 किलोमीटर्स हो गए। तो मतलब 40-60-100 मिनट में हमने 136 किलोमीटर चलाया है। तो आपको इससे अंदाज़ा लग सकता है कि हम हर घंटे कितने किलोमीटर चला रहे हैं। लगभग 80 किलोमीटर की एवरेज स्पीड आती है। तो ये बात तो हो गई। अब जो प्रॉब्लम्स है इसके साथ, जिसमें से एक मैंने बता दिया कि इंजन खुला हुआ है, जिसकी वजह से, जिसके बाद से मैंने ये गौर किया कि पावर आउटपुट, माइलेज दोनों ही ड्रॉप हुई है। तो इसका रियर ब्रेक है वो हमेशा की तरह इंगेज है, वो फ्री होता ही नहीं कभी भी। जब मैं वॉश कर देता हूँ तो फ्री हो जाता है थोड़ी देर के लिए, 1-2 दिनों के लिए, फिर वापस से जैसे थोड़ी डस्ट आती है ना, फिर से इंगेज हो जाता है। तब मैंने भी उसके पीछे दिमाग लगाना छोड़ दिया, मतलब जान दो, रहने दो। और फाइनली जो हमारा जो टायर है, दोनों फ्रंट और रियर दोनों ही, वो दोनों लगभग 10,000 किलोमीटर चल चुके हैं, क्योंकि दोनों मैंने एक साथ चेंज करवाया था। और दोनों में एयर प्रेशर बिल्कुल ऑप्टिमम है, फ्रंट में 35 और रियर में 40। तो इस कंडीशन में हम इस बाइक के साथ ही माइलेज टेस्ट कर रहे हैं। अब चलूँगा मैं सीधा पेट्रोल पंप पे, मतलब अब जो मैं आपके पास वापस आऊँगा ना हाज़िरी लगाने, तो मैं सीधा आपको पेट्रोल पंप पे ही मिलूँगा, उससे पहले नहीं, क्योंकि अब सीधा अपन बाइक चलाते हैं भैया। अभी लगभग 100 किलोमीटर बचा हुआ है जबलपुर, तो 100 किलोमीटर मैं चलाता हूँ डायरेक्ट। और जबलपुर से ठीक पहले, जब मतलब सिटी घुसने से ठीक पहले, सिटी के अंदर जाने के बाद तो हाईवे ख़त्म हो जाएगी ना, उससे ठीक पहले जो आएगी पेट्रोल पंप, वहाँ मैं रुकूँगा और वहाँ पेट्रोल डलवाऊँगा, तब अपन मिलेंगे एक दूसरे से। सुबह लोग ये देख लो, बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मैं कहाँ छुपाऊँ बताऊँ? जेसीबी के नीचे। और ये नज़ारे देख लो, अभी ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये पहाड़ी एरिया आ गया था थोड़ा, तो बारिश यहाँ एकदम से स्टार्ट हो गई। एकदम से यहाँ तक मैं था तो बारिश नहीं थी, और एकदम से यहाँ जैसे आया तो बारिश स्टार्ट हो गई। कभी तो यहाँ बैठा हूँ, देखता हूँ कितनी देर यहाँ बैठना पड़ता है। वैसे मेरे पास है रेन कोट, लेकिन मेरे को पहनने की इच्छा नहीं हो रही, तो बस मैं वेट कर रहा कि कब तक 2-4-5 मिनट अगर सही हो जाती है तो फिर नहीं है, नहीं तो फिर पहन के निकलेंगे अपन। तो ये बात ऐसी है कि बारिश हो ही रही थी और मैंने सोचा कि ज़्यादा रुकने कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अपना टाइम जा रहा है, अपने जल्द से जल्द जबलपुर पहुंचना है। तुमने रेन कोट वगैरह पहन लिया, मैं सोच रहा मोबाइल वगैरह इसमें रख के, कैमरा भी मैंने निकाल दिया, अपने बैग में डाल दिया। निकलते हैं, पेट्रोल पंप में मिलते हैं, क्योंकि रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। वैसे मौसम तो थोड़ा साफ़ हो गया और
ऊपर ना नीला नीला आसमान भी मेरे को दिख रहा है। देखता हूँ, कुछ दूर चलाऊंगा, जैसे पेट्रोल पंप में रुकूंगा वहाँ उतार के डाल दूंगा इसके अंदर। अभी निकलते हैं यहाँ से। सो नाउ यू कैन सी कि टाइम हो गया 3:23, 3:23, और अपन पहुँच चुके ऑलमोस्ट जबलपुर। टैंक फुल कर देना। हाँ, नहीं रहने दे। हाँ, 692 रेंज। सो यू कैन सी कि जहाँ तक उन्हें पहले भरा था वहीं तक आ गया। 6.38 है ना? हाँ, 692 हो गया 0.10। 692 हुआ था ना? हाँ, 92 थी। हाँ। है ना? थैंक यू भैया। सो गाइस, एज यू कैन सी कि 692 6.38 लीटर पेट्रोल इसमें अभी गया है। तो अभी क्या, मेरे को तुरंत पहुंचना है जबलपुर एंड आई एम ऑलरेडी लेट। तो मैं ज़्यादा टाइम इसमें लगाऊंगा नहीं अभी फ़िलहाल। जो भी कैलकुलेशन है ना, मैं एक बार जबलपुर अपना काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैलकुलेशन चल रहा है। अभी जितना जो फिगर उसके हम एक फ़ोटो ले लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे अभी देखो 3:27 टाइमिंग, 227.8 किलोमीटर, इसकी हमने फ़ोटो ले ली, और प्लस हमें जो यहाँ पे मिल रहा था 36.7। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि अभी टाइम कितना हो गया है। तो अभी टाइम हो गया है 5:58, मतलब 6 बज गए। 3:27 पे हम पिछली बार मिले तो उसका तभी 6 बज चुके हैं, और उस समय करना था कैलकुलेशन। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि जो हमारे पास जो मीटर कंसोल पे जो माइलेज आ रही थी वो 36.7 की थी, और जो टोटल डिस्टेंस था वो 227.8 किलोमीटर्स। जब मैंने पेट्रोल डाला था 6.38 लीटर पेट्रोल आया था जब 227.8 किलोमीटर चलाने के बाद। तो पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ भैया कितना आया। तो ये है भैया कैलकुलेटर, 227.8 डिवाइडेड बाई 6.38, तो इट्स 35.7। मीटर कंसोल पे 36.7 था, बट एक्चुअली 35.7 आया था। ऐसा ही रहता है। पिछली बार जब मैंने सिटी के लिए किया था 2-2.5 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस था, अभी सिर्फ 1 का है। सो रीजनेबल है ये, 1 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस बस आ रहा है, आप देख सकते हो। इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे था 36.7 और रियल में 35.7 आया है। सो ये है रिजल्ट आपके सामने। मैं जब मैं माइलेज टेस्ट करता हूँ लंबी दूरी तय करता हूँ, इस बार भी वही किया था, एंड दिस द फाइनल रिजल्ट भाई। और मुझे वापस जाना है भोपाल। अभी मैं रुका था चाय पीने के लिए, मैं चाय पीऊँगा, उसके बाद भोपाल निकलूँगा। तो मैं सोचा इससे पहले कि अंधेरा हो जाए थोड़ा ज़्यादा, उससे पहले अपन चलने वापस, मतलब ये कंप्लीट कर दूँ इस वीडियो को। एंड यू कैन सी जो टोटल डिस्टेंस हो गया अभी तक कवर, वो 37,492 किलोमीटर्स हो गया है। 37,000 किलोमीटर बाइक में ये चला चुका हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी इसके बारे में वो सारी सही इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने टायर्स की बात करी, और जो प्रॉपर एक बाइक की थी कि हाईवे राइड के लिए है या नहीं है। अगर बजट ज़्यादा है तो कोई और ले लो, अगर बजट इतना ही है तो इसी से काम चलाओ, मज़ा आता है, कोई इशू नहीं इस बाइक को चलाने में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको कोई दोस्त है उसको ये वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, जय हिंद।